नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि अतिक्रमण पर लिया संज्ञान। सचिव व प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाएंगे जांच समिति। सीएम धामी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सरकार करेगी कार्रवाई। नैनीताल दौरे पर सीएम धामी का दूसरा दिन। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। हरीश रावत के एआर वीडियो पर सियासी घमासान। भाजपा प्रवक्ता कमलेश श्रवण का पलटवार। भाजपा ने 2016 का शासनादेश पत्र दिखाया। हरीश रावत ने पत्र को झूठा बताकर फाड़ा। देहरादून में अब आईएसबीटी के पास लगेगा संडे मार्केट। रेंजर्स ग्राउंड में पुराने प्रारूप में लौटेगा एमडीडीए की मेट्रो रेल परियोजना। भूमि पर लगेगा मार्केट। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम जारी। 7 डिग्री तक लुढ़का पारा। बाजारों में पसरा सन्नाटा। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर अवकाश घोषित। 27 दिसंबर को है गुरु गोविंद सिंह जयंती। सभी स्कूल दफ्तर रहेंगे बंद। सूचना की गई है जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में दूसरे दिन के दौरे पर नैनीताल गुरुद्वारे पहुंचे, जहां पर उन्होंने मत्था टेका। सीएम धामी ने कीर्तन सभा में प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने कहा कि साहबजादों का बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। इससे परिवार ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और दीवारों में छूना जाना स्वीकार किया, लेकिन धर्म के साथ समझौता नहीं किया। लोगों को भी इनके बारे में जानना चाहिए। दरअसल बालवीर दिवस मानने के पीछे देश के बच्चों को, युवाओं को साहिबजादों के बलिदान से परिचय कराना है। कहा जाता है कि यह दिवस सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों साहिब जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की अद्वितीय वीरता और बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है। मुगल शासक वजीर खान के अत्याचारों के सामने दोनों बालक धर्म और सत्य से डिगे नहीं। 1705 में सरहिंद में उन्हें दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का बलिदान पूरे देश और दुनिया के अंदर हमेशा स्मरण रहेगा। आज वीर बाल दिवस के अवसर पर मैं जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह उनकी शहादत को मैं नमन करता हूँ। इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने दीवार में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर धर्म के साथ कोई समझौता नहीं किया। और ये हमारी नई पीढ़ी पढ़े। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव आयोजित होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अभी से अपना राजनीतिक माहौल बनाने के लिए प्रचार प्रसार के साथ साथ जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नेताओं की छवि को धूमिल किया जा रहा है। ताजा मामला पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का है, जिसे 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनकी छवि को वर्ग विशेष के प्रति आकर्षित दिखाया गया है।
इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने नेहरू कॉलोनी देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें 2027 चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल होने का अंदाजा सभी लोग लगा रहे हैं। इस मामले के प्रकाशित होने के बाद साइबर पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वीडियो बनाने से लोकप्रियता के साथ साथ विपक्षी नेताओं को भी अब टारगेट किया जा रहा है। साइबर पुलिस के एसपी कुश मिश्रा ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी वीडियो को रोकना मुश्किल है, लेकिन वीडियो प्रकाशित होने के बाद विभिन्न धाराओं में व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीएनएस के तहत सेक्शन 353, 336 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऐसे वीडियो को रोकने और हटाने का प्रयास किया जा रहा है। See, technology has always been a double-edged sword, दो धारी तलवार। एक तरफ फायदा भी देती है, एक तरफ नुकसान भी देती है। तो डीप फेक को रोक पाना, इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ये एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई डीप फेक बनाता है या किसी को पब्लिकली डिफेम करता है, तो उसके लिए बाकायदा जो नए कानून बना है, बीएनएस में सेक्शंस हैं 353, 336, 356 डेफेमेशन का, फ्रोजरी में अगर आप किसी की फ़ोटो मॉर्फ करते हैं या इम्पर्सोनेट करते हैं तो ये सेक्शंस लगाते हैं। और आईटी एक्ट में भी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, ट्रेसेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आया है। अगर डीप फेक किसी ने बनाया है तो हम उसको ट्रेस करते हैं। खबर गदरपुर से है, जहां पर कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा के प्रदेश प्रभारी का नाम चर्चाओं में आने से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्की मोड़ चौराहे पर दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर साक्ष्य मिटाने और प्रभावशाली लोगों को बचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि हाल ही में सामने आए घटनाक्रम में भाजपा के एक पूर्व विधायक की पत्नी द्वारा ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ एक वीआईपी का नाम लिए जाने के मामले में संदेह और गहरा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार शुरू से ही प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के लोग, तमाम समाज संगठन से जुड़े लोग, तमाम जिम्मेदार उत्तराखंडी, सब लोग मांग कर रहे थे कि वीआईपी का नाम कौन है, वीआईपी कौन है, उसका नाम उजागर किया जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए। लेकिन लंबे समय तक सरकार, पुष्कर धामी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, महेंद्र भट्ट की सरकार, दुष्यंत गौतम की सरकार, इस सरकार ने निरंतर पहले सबूत मिटाने का काम किया वहां पर बुलडोजर चलाकर, उसके बाद लगातार इस पूरे जांच को राह से भटकाने का काम किया। और इस मामले में असल आरोपी अभी तक आजाद घूम रहे हैं, ये हम लगातार कहते आए हैं। तो लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं भारत सरकार के जो आपके चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, बड़े बड़े का भी हाथ है इनको बचाने में। तो मैं आपके माध्यम से हम लोग सब मांग करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। और इसमें निश्चित रूप से महेंद्र भट्ट जी जो भारतीय जनता पार्टी के
प्रदेश अध्यक्ष उन पे भी कार्रवाई भी बनता है। तो मुख्यमंत्री को मैं चेताना चाहूंगा और मुख्यमंत्री को ये सीधा सीधा संदेश देना चाहूंगा कि ऐसे नेताओं को पहले तो प्रभारी पद से हटाकर तुरंत उन पर कानूनी कार्रवाई करने की कार्रवाई शुरू की जाए। दूसरा, जो महेंद्र भट्ट जी के बारे में कल उस उर्मिला ने दोबारा से पुनः बोला, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को आप प्रदेश में चला रहे हैं। प्रदेश भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर डाले गए पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरीश रावत के आई वीडियो की चर्चा इन दिनों प्रदेश की सुर्खियों में है। एआई वीडियो के माध्यम से हरीश रावत को वर्ग विशेष के प्रति आकर्षित दिखाया गया है, जिसके बाद हरीश रावत द्वारा एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं भाजपा द्वारा एक पत्र भी दर्शाया गया जो मुस्लिम व अन्य धर्मों के राजकीय सेवकों को नमाज और प्रार्थना हेतु कार्य दिवस में विशेष अल्पावकाश के संबंध में 29 दिसंबर 2016 को प्रकाशित किया गया था। वहीं एआई वीडियो से नाराज हरीश रावत द्वारा भाजपा प्रदेश मुख्यालय कूच के दौरान उस पत्र को झूठा बताकर फाड़ भी दिया गया, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने हरीश रावत पर पलटवार किया है। फिर आगे जा रहे हैं आगे बढ़ो। लंबा शॉट मिल जाएगा। अगर रखिए किसी को सवाल के जवाब दें। अरे भाई आपका धर्म को बहुत रिपोर्टिंग करते हो ना, मैं देखा तुम्हारी वीडियो अच्छी है। मोबाइल का क्या भैया कचरा पचरा है यार। फिर आगे जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना ये चाहती हूँ कि ये जो शैलेश भगोली जी का पत्र है 2016 29 दिसंबर का, अब आप मुझे ये बताइए कि 29 दिसंबर 2016 को एक पत्र जारी होता है, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? क्या कोई भी सचिव बिना मुख्यमंत्री जी की जानकारी के कोई पत्र जारी कर सकता है क्या? और जब आपने कोई चीज कही है तो आज आप उनसे पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। पत्र फाड़ करके आप उस शासनादेश का पत्र फाड़ करके अपने पाप को धो नहीं सकते। जो पाप आपने किए हैं, मुझे लगता है कि उनके बदले आपको कुछ तो मिलेगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश की वन भूमि पर तेजी से बढ़ रहे अतिक्रमण पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल कदम उठाने के लिए निर्देशित किया गया है। मुख्य सचिव व प्रधान मुख्य वन संरक्षक संयुक्त रूप से जांच समिति बनाए। वहीं प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं उस पर सरकार अवश्य कार्य करेगी। सरकार का संकल्प है कि भारत के संविधान को मद्देनजर रखते हुए जिस भी प्रकार का अतिक्रमण हो उस पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि अब तक सूचना देकर अतिक्रमण की प्रक्रिया को सरकार द्वारा पूरे करने पर लगभग 10,000 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, जो कि राज्य की दृष्टि से बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, वो किस प्रत्यक्ष में दिया है, अभी ऐसा कोई निर्णय उन्होंने दिया है उस पर निश्चित रूप से हम जो भी निर्णय आया है उस पर हमारी सरकार और तेजी से काम करेगी। वैसे कहीं पर भी अतिक्रमण हो, किसी प्रकार का भी अतिक्रमण हो, उस अतिक्रमण को हमने शुरू दिन से एक संकल्प लिया है कि जो विधि व्यवस्था है, भारत का संविधान है, व्यवस्था है, उसके अनुरूप उसको हटना चाहिए, अतिक्रमण खाली होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि हमने अतिक्रमण हटाने का अभियान प्रारंभ किया, लोगों को सूचना दी और अब ये अभियान इतना आगे बढ़ गया है कि 10,000 एकड़ ज़मीन हमारे राज्य की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फिगर है।
खबर देहरादून से है, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में संबंधित ऑडियो वीडियो में वीआईपी के उल्लेख को लेकर कांग्रेस से भाजपा पर हमला जारी रखा है। कुछ दिनों पहले जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने इस संबंध में दिल्ली में प्रेस वार्ता कर मामले की सीबीआई जांच कराने पर जोर दिया था, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रांतीय महामंत्री कुंदन परिहार ने दावा किया है कि भाजपा जांच कराने से कभी पीछे नहीं हटती। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कोई सबूत नहीं पेश किया। कांग्रेस अब केवल जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है और कांग्रेस को हिदायत देते हुए कहा कि केवल सामाजिक सौहार्द बिगाड़कर राजनीतिक फायदे के लिए वातावरण बनाने से बचने की कांग्रेस को नसीहत दी है। हमने कहा है कि किसी भी जांच से हम कभी पीछे नहीं हटे। जब साक्ष्य प्रस्तुत करने थे तब कांग्रेस के किसी एक व्यक्ति ने कोई भी साक्ष्य नहीं दिया और आज आप कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं। आप केवल और केवल भ्रम फैलाना चाहते हैं। आखिर कब तक आप इस उत्तराखंड में भ्रम फैलाते रहेंगे? कितने नेताओं का भारतीय जनता पार्टी का आप चरित्र हनन करते रहेंगे? ये दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस का इस प्रकार का रवैया जो इस उत्तराखंड के राजनीतिक वातावरण को, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर भारत नेपाल सीमा स्थित काली नदी पर निर्माणाधीन मोटर पुल शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है। भारत में तैनात नेपाली राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा ने गुरुवार को धारचूला तहसील के छारछुम में बने पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसके चालू होने से दोनों देशों के बीच व्यापारिक व सामाजिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि चंपावत के बनबसा पुल के बाद ये उत्तराखंड को नेपाल से जोड़ने वाला दूसरा मोटर पुल है, जिसकी आधारशिला वर्ष 2022 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखी थी और ये पुल सीमांत क्षेत्र के विकास और भारत नेपाल सहयोग को मजबूती देगा। गौरतलब है कि पुल पूरी तरह से बनकर तैयार है। पुल तक संपर्क मार्ग बनते ही सुरक्षा व कस्टम्स के अस्थायी शेड निर्माण के साथ पुल आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। Mainly we are that will be sanctioned later, and that's completely regional roads. Yes, yes. But that's also being done by the same contractor. Yes. No, sir. Contractor is different, but that will be sanctioned later, and that's completely regional roads. Yes, yes. But that's also being done by the same contractor. देहरादून के रिजर्व ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता 2025 मेले का आयोजन किया जा रहा है और ये मेला 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें बीते कल यानी कि 25 दिसंबर को मुख्य अतिथि के रूप में टिहरी गढ़वाल लोकसभा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में रायपुर विधानसभा विधायक उमेश शर्मा शामिल हुए। वो कार्यक्रम में सहकारी समितियों के लाभार्थियों को दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 6 किसानों को 10 लाख रुपए की धनराशि के चेक वितरित किए गए हैं। वहीं मेले में लगे स्टॉलों का मुख्य अतिथि ने निरीक्षण भी किया और उनकी जमकर तारीफ भी की। Sir, mainly we are that will be sanctioned later, and that's completely regional roads. Yes, yes. But that's also being done by the same contractor. Yes, sir. No, sir. Contractor is different, but that will be sanctioned later, and that's completely regional roads. Yes, sir. But that's also being done by the same contractor.
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रंगों और आकृतियों के एक अनूठे संगम की गवाह बन रही है सुप्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर द्विजेन सेन, जिन्हें कला जगत में प्यार से दादा पुकारा जाता है। उनकी याद में डॉक्टर द्विजेन सेन मेमोरियल आर्ट फेस्टिवल का भव्य आगाज हो गया है और इस साल ये महोत्सव और भी खास है क्योंकि ये डॉक्टर सेन के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है और ये 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलने वाला है। इस कला उत्सव में आपको कला के कई रंग देखने को मिलेंगे। इस प्रदर्शनी में देश भर के 90 से ज्यादा कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लेखक गांव थानो देहरादून में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित अटल स्मृति व्याख्यान माला कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर उन्होंने अटल प्रेक्षागृह का भी लोकार्पण किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को राज्य का दर्जा देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके विचारों, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रनिष्ठ भावना को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रभक्ति, लोकतांत्रिक मर्यादाओं और मानवीय मूल्यों का जीवन प्रतीक रहा। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल का देवभूमि उत्तराखंड से अत्यंत आत्मीय और गहरा लगाव रहा है। उनके नेतृत्व वाली सरकार ने ही उत्तराखंड राज्य की स्थापना कर हमारे वर्षों पुराने सपनों को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के ध्येय के साथ ही निरंतर कार्य कर रही है। खबर गदरपुर से है, जहां पर दिनेशपुर में भारत विकास परिषद शाखा का गठन किया गया है। उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत दिनेशपुर क्षेत्र में केंद्रीय महासचिव नरेंद्र अरोड़ा और रविंद्र बजाज के नेतृत्व में भारत विकास शाखा का गठन किया गया है। सर्वसम्मति से दीपक मक्कड़ को अध्यक्ष बनाया गया, मयंक अग्रवाल को महासचिव तथा तरुण सिंह को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। जो दायित्व दिया अध्यक्ष का, मैं पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा और पूरे दिनेशपुर में जितने हमारे भाई लोग हैं उनको जोड़ेंगे, हम सबको लेके चलेंगे और अच्छे से अच्छा काम करेंगे, यही मेरी दिल की इच्छा है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारत विकास परिषद का किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं। भारत विकास परिषद एक सामाजिक संगठन है, लेकिन इसमें हर दल का व्यक्ति सदस्य बन सकता है। उसकी विचारधारा भारत के प्रति, अपने देश के प्रति राष्ट्रवादी हो, बस यही उसकी प्राथमिकता है। बाकी वो किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो,
वो भारत विकास परिषद का सदस्य बन करके देश सेवा के काम में लग सकता है। और ये कहा जा सकता है कि भारत विकास परिषद एक देशभक्त लोगों का संगठन है। यदि कोई न्यू कुमार व्यक्ति भारत में शपथ लेना चाहते हैं तो इसमें प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल यही है कि उसके अंदर देश प्रेम हो, देश सेवा की भावना हो, समाज सेवा की भावना हो, और जो यहाँ भारत विकास परिषद का सदस्य बनना चाहे वो स्थानीय शाखा से संपर्क करके, अगर वो लगता हुआ स्थानीय शाखा को कि उसको हम सदस्य बना सकते हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता ही, देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।